अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेरिबेलर डिस्फंक्शन। देखिए, सेरिबेलम के हमें पता है दो लेटरल लोब्स होते हैं यानी हेमिस्फेयर होते हैं, और एक इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है बीच में जिसको हम कहते हैं वर्मिस। ठीक है, तो हर हेमिस्फेयर कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट उसी साइड की, इसी लेटरल लिम्ब की, जबकि वर्मिस याद रखिएगा हमारे एक्सियल फंक्शन, जैसे हमारे आई की मूवमेंट, हेड एंड ट्रंक का पोस्चर, स्टैंस और गेट। तो इसीलिए हम आगे देखेंगे कि मिड लाइन अगर वर्मिस में लेशन है तो निस्टेगमस होगा क्योंकि आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। हेड एंड ट्रंक की टाइट्रीब्यूशन ऑसिलेशंस होंगी। स्टैंस एंड गेट इफेक्ट होगा, ट्रंकल अटेक्सिया एंड अटेक्सिक गेट। ठीक है, अब ये टेबल बना है जिसमें सेरिबेलर डिस्फंक्शन के कॉजेज़ हैं। ट्यूमर्स आपने याद रखने हैं। सेरिबेलर डिस्फंक्शन या तो ट्यूमर से होगा, वास्कुलर, इन्फेक्शन से, डेवलपमेंटल, टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक, इनहेरिटेड, मिस्केलेनियस। इन्वेस्टिगेशन हम ज़्यादातर याद रखिएगा एमआरआई करवाते हैं इन कॉजेज़ को देखने के लिए। अगर ट्यूमर है तो कौन सा हो सकता है? हेमेंजोब्लास्टोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा, सेकेंडरी ट्यूमर, अकॉस्टिक न्यूरोमा। वास्कुलर लेशन में हेमरेज की वजह से भी सेरिबेलर डिस्फंक्शन होता है, इन्फॉक्शन से या एट्रोविनस मेलफॉर्मेशन। इन्फेक्शन में अगर एब्सेस बन जाए या एचआईवी इन्फेक्शन हो। डेवलपमेंट में एर्नोल कियारी मेलफॉर्मेशन जो हर्निएशन हो जाती है सेरिबेलर हेमिस्फेयर की टॉन्सिल से, फोरम एंड मैग्नम से। और सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है, ये भी डेवलपमेंटल में आता है। टॉक्सिक और मेटाबॉलिक कॉज क्या है सेरिबेलर डिस्फंक्शन का? अगर एंटी कन्वर्जन ड्रग यूज़ कर रहा है पेशेंट, या वो क्रोनिक अल्कोहलिक अब्यूज़ कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग। इनहेरिटेड में फ्रेडरिश अटेक्सिया, अटेक्सिक टेलेंजेक्टेसिया, एसेंशियल ट्रेमर। एसेंशियल ट्रेमर की वजह सेरिबेलर डिस्फंक्शन होता है। मिस्केलेनियस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाइड्रोसेफेलस, हाइपोथायरॉयडिज्म, सेरिब्रल एडीमा ऑफ द क्रोनिक हाइपोक्सिया। अब ये छोटा सा टेबल है जिसमें कॉमन कॉजेज़ हैं सेरिबेलर डिस्फंक्शन के। और जनरली इसने बताया कॉमन में या ये इन्फॉक्शन या हेमरेज के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं सेरिबेलर डिस्फंक्शन वाले। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन पोस्टीरियर फोसा में हो जैसे सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर हो। फेनिटोइन टॉक्सिसिटी, एल्कोहलिक सेरिबेलर डिजेनरेशन, पैरानियोप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है, एल्कोहलिक भी याद रखिएगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म एंड फ्रेडरिश अटेक्सिया ये कॉमन है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमने इसको किस तरह से किया है कॉजेज़ को, अगर अक्यूट की बात करें तो अक्यूटली सडन ऑनसेट का अगर पेशेंट को बैठे बैठे अचानक से सेरिबेलम के सिम्टम हो रहे हैं तो अक्यूट, एक तो अल्कोहल, कोई अगर अक्यूटली किसी ने अल्कोहल पी, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, तो उसमें टेम्पररी सेरिबेलर डिस्फंक्शन होती है। अल्कोहल हमें पता है हमारे सेरिबेलम की न्यूरोनल एक्टिविटी को डिप्रेस करेगा तो गेट अटेक्सिया, स्लर स्पीच, इनकोऑर्डिनेशन होगी। क्रोनिक अगर अल्कोहल अब्यूज़ कोई कर रहा है तो उसका परमानेंटली सेरिबेलम डैमेज हो जाता है। पार्टिकुलरली याद रखिएगा जो एंटीरियर वर्मिस है उसकी एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमेशा के लिए पेशेंट को परसिस्टेंट गेट और ट्रंकल अटेक्सिया रहेगा, क्रोनिक अल्कोहल। दूसरी ड्रग्स में सोडियम ब्लॉकर्स जो होती है ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जैसे फेनिटोइन या कार्बामेज़पीन, इनसे भी अटेक्सिया होगा। ठीक है, अटेक्सिया और निस्टेगमस, क्योंकि फेनिटोइन जो है वो सेरिबेलर एट्रोफी भी करवाती है, डिस्फंक्शन करवाती है, टॉक्सिक लेवल, इस वजह से। बाकी ड्रग्स भी है, लिथियम, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट, कुछ कीमोथेरेपी की ड्रग्स वो भी करवाएंगी। इन्फ्लामेटरी भी याद रखें कि कुछ इन्फेक्शंस जो हैं सेरिबेलाइटिस वगैरह, तो उनमें भी सेरिबेलर डिस्फंक्शन होता है, जैसे हर्पीस जोस्टर है, चिकन पॉक्स, शिंगल्स। तो इन्फेक्शन के बाद जो है ऑटोइम्यून प्रोसेस के थ्रू पेशेंट को सेरिबेलर डिस्फंक्शन होता है। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन स्पेशली बच्चों में सेरिबेलर टिश्यू को मिस्टेकनली अटैक कर सकता है, बॉडी का अपना इम्यून रिस्पॉन्स। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम मैंने आपको अभी भी बताया कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की जो मैनिफेस्टेशन है उसमें भी जो है वे ये है तो वैसे रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन पेशेंट जो है वो कैंसर के साथ जो है वो डायरेक्ट ट्यूमर इन्वेजन या मेटास्टेसिस नहीं हुई, लेकिन उसको बॉडी का इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई है ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट, जो जाके क्रॉस रिएक्ट की है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री हुई है, और परकंजी सेल्स को उन्होंने, जो सेरिबेलम में होते हैं, परकंजी सेल्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो इसलिए पैरानियोप्लास्टिक फिनोमेना में भी हमें मिलता है, पैरानियोप्लास्टिक सेरिबेलर डीजनरेशन होती है। ठीक है, सिम्टम जो है ऑफनली रैपिडली और सीवियरली होते हैं बिफोर के प्राइमरी कैंसर का पता चले। तो कॉमन इसमें मैंने आपको बताया लंग कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, हॉजकिन में भी होता है, ओवेरियन में, ब्रेस्ट कैंसर में भी सेरिबेलर डिस्फंक्शन। ठीक है, हेरेडिटरी कॉजेज एक है जो इसमें नहीं है गिवन, हेरेडिटरी स्पाइनो सेरिबेलर अटेक्सिया, हेरेडिटरी स्पाइनो सेरिबेलर अटेक्सिया न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मिडल या ओल्ड एज में होता है, प्रोग्रेसिव होता है, अनस्टेडीनेस या इनकोऑर्डिनेशन वर्सन हो जाएगी टाइम के साथ,
अटेक्सिया प्लस सिंड्रोम होगा, यानी पेशेंट को सेरिबेलर अटेक्सिया के साथ बाकी न्यूरोलॉजिकल साइंस भी होंगे जो कि हेल्प करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पेसिफिक टाइप, यानी उसको ओक्यूलोमोटर एब्नॉर्मलिटी, निस्टैग्मस वगैरह, स्लो सकेट्स, पैरामिडल के साइन स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एक्स्ट्रा पैरामिडल के पार्किंसनिज्म, डिस्टोनिया, कोरिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया। ठीक है, तो स्पाइनो सेरिबेलर हेरिडिटरी स्पाइनो सेरिबेलर अटेक्सिया। तो यहाँ पर ये हमने देखे सारे कॉजेज़। अब नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स। सेरिबेलर डिस्फंक्शन का पेशेंट आपके पास किस तरह से। अब जो इसमें क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो एक तो इसमें लेजन्स हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर की, दूसरी मिड लाइन सेरिबेलर लेजन। ठीक है, सेरिबेलर अगर हेमिस्फीयर को अगर लेजन हो रही है, वन हेमिस्फीयर, फॉर एग्जांपल अगर ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, तो वो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स को उस साइड ऑफ लेजन पे डिसरप्ट करेगी। ठीक है, और मिड लाइन सेरिबेलर लेजन यूजुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ट्यूमर्स की वजह से होती हैं। तो याद रखिए सेरिबेलर डिस्फंक्शन में अटैक्सिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, अटैक्सिक सिंड्रोम जो है वो वेरियस, यानी सेरिबेलर डिस्फंक्शन में वेरियस मोटर सिस्टम जो है अफेक्ट होते हैं। अटैक्सिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो उसका काम क्या होता है कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, मोटर लर्निंग करता है, लेकिन ये मूवमेंट्स को इनिशिएट नहीं करता। याद रखिएगा, इनिशिएशन इसका काम नहीं है, ये सिर्फ फाइन ट्यूनिंग करेगा, फ्लूइडिटी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट टाइमिंग मूवमेंट्स की, इनको करेगा। तो अगर इसका डैमेज हो गया तो पेशेंट को अटैक्सिया होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे जिनको कलेक्टिवली हम अटैक्सिया कहते हैं। तो अब वो अटैक्सिक सिंड्रोम्स क्या होंगे, एक तो है अपेंडिकुलर अटैक्सिया, दूसरा ट्रंकल अटैक्सिया, डिसआर्थरिया जो स्पीच अटैक्सिया है, ओक्यूलर अटैक्सिया होता है। ठीक है, अब ये सारे अटैक्सिया मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो अपेंडिकुलर अटैक्सिया यानी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब फंक्शन। अपेंडिकुलर है लिम्ब, यानी कि पेशेंट जो है क्लमजीनेस होगा, लैक ऑफ प्रिसीजन इन द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग आर्म्स एंड लेग्स, इनकी मूवमेंट्स में प्रिसीजन नहीं है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है नामदानिश में डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया क्या है, यानी जो है पेशेंट एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पाता डिस्टेंस को या रेंज ऑफ मूवमेंट्स को, यानी उसमें हम टेस्ट भी करते हैं क्लिनिकल, जो ओवर शूटिंग पास्ट पॉइंटिंग टेस्ट हम करते हैं, जिसमें पेशेंट टारगेट को ओवर शूट कर जाएगा या उसको अंडर शूट करेगा, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द टारगेट। ठीक है, ये हम जो करते हैं ना क्लिनिकली फिंगर टू नोज़ या हील टू शिन टेस्ट की मदद से हम ये डिसमेट्रिया चेक करते हैं, यानी रेंज ऑफ मूवमेंट को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा, डिस्टेंस को। अगला जो है इसमें अपेंडिकुलर अटैक्सिया में ही आता है डिसडाइडोकोकाइनेसिया, यानी रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, रैपिड प्रोनेशन सुपाइनेशन हैंड्स की नहीं कर पाएगा, क्लमजी होगा, इर्रेगुलर और स्लो। इंटेंशन ट्रेमर, यानी ऐसा ट्रेमर होगा जो जैसे ही पेशेंट टारगेट की तरफ पहुंचेगा, वॉलंटरी मूवमेंट के दौरान ये ट्रेमर वर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्टिंग ट्रेमर से डिस्टिंक्ट है, जो पार्किंसन में हो रहा था, या पोस्चरल ट्रेमर जो हमारा एसेंशियल ट्रेमर है उससे भी ये मुख्तलिफ है। ये टारगेट तक जाएगा, वॉलंटरी मूवमेंट करेगा तो ट्रेमर ज़्यादा वर्सन होगा। इसका मतलब है कि सेरिबेलम की एबिलिटी टू स्मूथली गाइड द लिम्ब, वो एबिलिटी लॉस हो गई है। रीबाउंड फिनोमेना देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रीबाउंड फिनोमेना वैसे होता है कि पेशेंट जो है इज़ अनेबल टू चेक अ मूवमेंट व्हेन रेजिस्टेंस इज़ अप्लाइड। ठीक है, जब रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, सडनली हमने रिमूव की रेजिस्टेंस, यानी फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर पेशेंट की फ्लेक्स्ड आर्म को पुल कर रहा है और फिर उसको सडनली छोड़ दे, पहले पुल कर रहा था अब छोड़ दे, तो पेशेंट की आर्म जो है ना पीछे की तरफ फ्लाई कर जाएगी और पेशेंट अपने आप को ही हिट कर देगा, यानी उसने रेजिस्टेंस छोड़ दी, उसके बाद भी उसने अपने आप को जाके हिट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं रीबाउंड फिनोमेना। रीबाउंड फिनोमेना रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी टू अरेस्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑन सडन रिमूवल ऑफ रेजिस्टेंस। सडनली रिमूवल किया हमने रेजिस्टेंस का, तो उसने अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को अरेस्ट नहीं कर पाया। तो पेशेंट इज आस्क्ड टू आउटस्ट्रेच द हैंड, नाउ हैंड्स आर प्रेस्ड डाउनवर्ड बाय एग्जामिनर एंड ही रिलीज्ड, देयर इज़ अ रीबाउंड अपवर्ड ओवरशूट ऑफ हैंड। ऊपर से वो प्रेशर दे रहा था, जैसे एग्जामिनर ने हाथ हटा दिया, अपना प्रेशर देना छोड़ दिया, तो उसके हैंड्स ऊपर चले जाएंगे, शूट कर जाएंगे। रीबाउंड फिनोमेना कहते हैं इसको। ये भी इसमें आ गया अपेंडिकुलर अटैक्सिया में। ठीक है, लिम्ब फंक्शन ही है ना, और यहाँ पर हो गए ये चार हमारे। ठीक है, डिसमेट्रिया, डिसडाइडोकोकाइनेसिया, इंटेंशन ट्रेमर, रीबाउंड फिनोमेना। अगला होता है गेट अटैक्सिया। अब गेट अटैक्सिया, उसको ट्रंकल अटैक्सिया भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट जो साइन होता है सेरिबेलर डिसफंक्शन का, वो ये गेट अटैक्सिया होता है। ठीक है, जिसको हम ऐसे वाइड बेस्ड
अनस्टेडी स्टैगरिंग गेट होगा, जिसको हम ड्रंकन भी कहते हैं, ड्रंकन गेट। पेशेंट मतलब बैलेंस करने की कोशिश करेगा, मेंटेन करने की, स्पेशली जब वो टर्न कर रहा है, लेकिन वो एक साइड पर गिरेगा, लड़खड़ाएगा। सेरिबेलम जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, विजन के लिए, प्रोप्रियोसेप्शन और हमारा अपराइट पोस्चर, स्टेबल हमारा वॉकिंग पैटर्न, यही मेंटेन करता है। तो वो नहीं है मेंटेन, तो इस वजह से ट्रंकल अटैक्सिया। दूसरा स्पीच अटैक्सिया, जिसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया। ठीक है, डिसआर्थरिया जो है स्पीच जो है बायलेटरल लेशंस में अफेक्ट होती है। जर्की डिसआर्थरिया रिजल्ट इन द स्कैनिंग स्पीच। कह रहा है कि सेरिबेलम जो है ना, उसके इन्वॉल्वमेंट से मसल्स जो हमारी स्पीच की प्रोडक्शन करते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन भी ख़राब होगी, तो स्कैनिंग स्पीच होगी, जिसको हम एक्सप्लोजिव स्पीच भी कहते हैं। स्कैनिंग स्पीच में होता क्या है कि वर्ड्स जो ना वो सिलेबल्स में ब्रोकन होते हैं। स्लोली पेशेंट बोलेगा, मैं खाना खा रहा था, इस तरह से। ठीक है, स्लोली होगा, इर्रेगुलर होगा, वेरिंग एम्फेसिस, यानी इस तरह बिल्कुल जैसे पोइट्री की कोई लाइन पढ़ी जा रही है, कोई उसमें पिच एम्पलीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा, एक ही फ्लो में बस स्कैनिंग स्पीच। रेट, रिदम, लाउडनेस ऑफ स्पीच ये इरेगुलर होंगे। ठीक है, इसको कह रहे हैं स्पीच अटैक्सिया। दूसरा ओक्यूलर अटैक्सिया, मैंने आपको बताया सेरिबेलम हमारी आई मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, पार्टिकुलरली पर्सूट्स एंड सकेड्स। तो इसमें निस्टैग्मस होगा, डिसमेट्रिक सकेड्स और इम्पेयर्ड स्मूथ परसूट। निस्टैग्मस रिदमिक इनवॉलंटरी जो रिदमिक ऑसिलेशन होती है आई की, गेज इवोक्ड निस्टैग्मस है, यानी जब पेशेंट अपनी आंख को साइड पर हेल्ड करेगा तब ये कोर्स होगा निस्टैग्मस, बनस्पत स्लोअर देन द वेस्टिबुलर, यानी इसमें निस्टैग्मस कोर्स है और स्लो है बनस्पत जो हमने वेस्टिबुलर निस्टैग्मस पढ़ा था। दूसरा इसमें ओक्यूलर अटैक्सिया में एक निस्टैग्मस, दूसरा डिसमेट्रिक सकेड्स, यानी रैपिड आई मूवमेंट्स टू फिक्सेट ऑन अ न्यू टारगेट मे बी इनएक्यूरेट। ठीक है, ये सकेड्स इनएक्यूरेट होंगे और या तो ओवरशूट, एक चेयर को मैंने देखना है तो या तो मैं ओवरशूट कर जाऊंगी, साथ वाली टेबल को देख रही होंगी, या अंडरशूट कर जाऊंगी टारगेट को। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिसमेट्रिक सकेड, फिक्सेट नहीं कर पाएगा न्यू टारगेट को। फिक्सेट करने की जो हम रैपिड आई मूवमेंट करते हैं वो उसकी इनएक्यूरेट होगी, सकेड इनएक्यूरेट होगा। इम्पेयर्ड स्मूथ परसूट, यानी कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी जा रही है तो उसको स्मूथली ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसको कहते हैं इम्पेयर्ड स्मूथ परसूट। तो ओक्यूलर अटैक्सिया में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने लेजन ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर में निस्टैग्मस बताया। इप्सीलेटरल गेज पैरेसिस, उसी साइड की आइज़ जो है, जिस साइड पे लेजन है वहाँ पे आइज़ कोऑर्डिनेटली मूव नहीं कर पाएंगी। डिसआर्थरिया, डिसमेट्रिया, रीबाउंड फिनोमेना, इंटेंशन ट्रेमर, डिस्डाइडोकोकाइनेसिया और हाइपोटोनिया, यानी रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे या पेंडुलर होंगे। टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है पेंडुलर क्वालिटी होगी, क्योंकि उसका हाइपोटोनिया हो गया है, टोन लॉस है, कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ओसिलेशन होगी लिम्स की जब हम रिफ्लेक्स करेंगे, जैसे पेंडुलर नी जर्क होगा। और लास्टली अटैक्सिया होगा ब्रॉड बेस, पेशेंट जो है फाल करेगा जिस साइड पे रीजन है उस साइड पे, गेट ब्रॉड बेस होगा अटैक्सिक। तो ये हुए सेरिबेलर हेमिस्फीयर में। अगर मिड लाइन सेरिबेलर लेजन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ट्यूमर की वजह से, तो उसमें निस्टैग्मस होगा। हेड एंड ट्रंक टाइट्यूबेशन, यानी हेड और ट्रंक की ऑसिलेशन होगी। ट्रंकल अटैक्सिया, पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, अनसपोर्टेड, ट्रंकल अटैक्सिया भी इसमें हो रहा है सेरिबेलर मिड लाइन लेजन्स में। और अटैक्सिक गेट। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जो हम करवाएंगे इसमें पेशेंट की सेरिबेलर डिस्फंक्शन में, हमने एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ताकि अगर कोई सेरिबेलम में लेजन है उसको हम आइडेंटिफाई करें। दूसरा, हमने अकॉर्डिंग टू कॉज उसको ट्रीट करना होता है, वैसे एमआरआई ही ट्रीटमेंट डायग्नोसिस है। दैट्स इट। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिजीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें पहली डिजीज़